सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह बघेल। पहला फिल्मी गीत कौन सा गाया और कैसे शुरू हुआ? जैसे आपने पूछा तो मुझे याद आया। मुझे आदत नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या क्या किया है, पर आपने अभी बोला तो मुझे याद आया कि मेरी जर्नी ही कितनी खूबसूरत शुरू हुई थी। मेरा पहला फिल्मी जो गीत था वो एक ठुमरी थी जो कि मैंने उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में गाई थी। क्या बात है? और वो ठुमरी थी गिरिजा देवी जी की, जो कि मैं बचपन में गाती थी। मोरा सैया बुलावे आधी रात नदिया बैरी भई। वाह। तो मैं बहुत गाती थी बचपन से ही उसको। तो जो इसके म्यूजिक कंपोजर हैं फिल्म के, एक फिल्म आई थी इशक 2013 में जी। मेरे दोस्त हैं सचिन और जिगर में से जो सचिन है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। तो मैं और वो बैठे थे एक दिन उनके स्टूडियो में और उन्होंने बोला कि तू इतना अच्छा गाती है, कुछ और गाना, तू चल कुछ जैम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि कुछ अनयूजुअल गा। मैंने कहा अनयूजुअल तो मेरे लिए शायद फिल्मी हो जाएगा, पर मेरे लिए जो यूजुअल है मैं वो गाती हूँ, शायद तुम्हारे लिए अनयूजुअल है। तो मैंने ये ठुमरी गाई तो उसने पूरी रिकॉर्ड कर ली। कुछ 15-20 मिनट का हम लोगों का वो सेशन चला होगा। फिर उसके 2 साल बाद मेरी शादी होने वाली है 24 मई को, और 22 मई को मुझे सचिन का फोन आया जी कि प्रतिभा तू किधर है? तो तुझे याद है एक गाना हम लोगों ने किया था वो फाइनल हो गया है। मैंने कहा कौन सा गाना किया था? बोलते तूने एक ठुमरी गाई थी, उसको मर्ज करके एक गाने की ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो उसमें तेरा ठुमरी का पार्ट रखा है और फिर फिल्म में भी कंपोज किया, तो गाना के साथ में हमने ठुमरी मर्ज की है, तो वो ठुमरी तुझे गानी है। मैंने कहा कि वाह, आई वुड लव दैट, लेकिन सचिन अभी तो मैं नहीं आ सकूंगी। तो बोलते क्या यार, क्या बात करी, फिल्म का गाना है। मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ सकूंगी क्योंकि परसों शादी है मेरी। कहते क्या बात कर रही है? हाँ, और मैं रीवा में हूँ। कहता क्या बात कर रही है यार, चल बहुत बहुत बधाई। तो वेरी नाइस ऑफ देम कि वो लोग फिर क्योंकि रुके वो लोग। ऐसा होता है कि आप इंडस्ट्री में कोई किसी के लिए वेट करता ही नहीं है क्योंकि देयर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। नहीं, लेकिन हीरे के लिए रुकना पड़ता है और ऐसी पारंपरिक चीजों के लिए तो शायद रुकना पड़ता है। तो फिर उसने बोला अरे नहीं यार, तेरी शादी ही होने वाली, तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे। तू कब लौटने वाली? तो मैंने कहा कि अभी तो शायद मैं 15-20 दिन बाद लौटूंगी। तो उसने बोला ठीक है, तो जिस दिन आएगी ना उसी दिन मुझे फोन करना। मैं जिस दिन वहां से निकली, जबलपुर से फ्लाइट ली और एयरपोर्ट से सीधा मैं स्टूडियो गई। अच्छा। और मैंने वहाँ ये गाना रिकॉर्ड किया और तब मुझे पता चला कि ये उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया है और मैं उनके साथ गाने का मुझे मौका मिल रहा है। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, झीनी रे झीनी। तो ऐसी शुरुआत रही। वो पहला गाना था। स्टूडियो में हस्बैंड भी साथ में गया? नहीं, वो मुझे जबलपुर ड्रॉप करके और मैं मुंबई आ गई थी। तो ऐसे मेरा पहला गाना हुआ। उसके बाद में फिर मैंने सचिन जिगर के लिए एक और फिल्म में गाना गाया। मतलब तब मैं देखती हूँ तो लगता है कि शायद ऊपर वाले का कुछ संकेत था कि अच्छा म्यूजिक हमेशा से करते रहे हो, आगे भी करना है। वो कहीं ना कहीं ईमानदारी जो होती है वो, और जो कहते हैं ना प्योरिटी, पवित्रता जो उसकी, और वो जो उसका मौलिक स्वरूप आप लेकर चलते हैं, या कहीं ना कहीं जो मूल रूप में जो चीज होती है वो वाकई बहुत खूबसूरत होती है। Absolutely. जब उसमें कुछ मिश्रण हो जाता है, जाहिर है फिर वो प्रदूषण हो जाता है। हाँ, थोड़ा मिलावट का तो क्या ही कहें, मिलावट, लेकिन अच्छी मिलावट हो तो गलत नहीं। मिलावट देखिए, एक होता है गीत की और संगीत में जो प्रयोग हो रहे हैं उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो आपने कहा जैसे सुर लगाना है, वो सही लगना, सही बात है। वो साधना, हाँ, वो तो जरूरी, वो तो साधना है। वो अगर सही है तब जाहिर है कि वो सबको पसंद आएगा जी। इसीलिए क्लासिकल भी होता है तो जब बिल्कुल परफेक्ट होता है तो हर एक आम आदमी को भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही उसको पता ना चले कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। सही बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली, है ना? राइट।
तो शायद वो कहीं है आप में, इसलिए मिलता चला जा रहा है। और ईश्वर करे, हमारी दुआएं पूरे हमारे श्रोताओं की, विविध भारती पूरे परिवार की दुआएं हैं कि आप Thank you. बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ गाएं। Thank you. और अपने आप में आप बड़ी शख्सियत हैं। अरे ये कहने का thank you. मतलब नहीं है कि बड़े-बड़े लोगों के साथ गाएं। जब आपने पहली बार ही राशिद खान साहब के साथ गा लिया तो आपने कदम ही बहुत जमा के रखा। एक्चुअली आई हैव बीन फॉर्चुनेट। जी। मैं सूफी स्कोर चैनल का एक जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका बहुत योगदान रहा है मेरे ये जो इंडियन क्लासिकल का जो मेरा करियर है या गजलों का करियर है। क्योंकि मैं गाती तो बचपन से थी गजलें, जी। बट अचानक ऐसा गजल हो गया, क्योंकि जब से रहमान साहब ने बोल दिया कि क्या? ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि माय फेवरेट सिंगर इज प्रतिभा सिंह बघेल, शी सिंग्स गजल्स लाइक वाटर। क्या बात है। तो वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे फोन पे ऐसे नोटिफिकेशंस आते ही नहीं है, मैंने सब बंद कर रखे हैं। फिर पूरा दिन फोन पे ही रह जाएंगे, तो मैं फोन तब देखूंगी जब मुझे देखना है। फोन मुझे ना बताए कि मैं फोन को देखूं बार बार, तो मैंने बंद कर रखे हैं सारे नोटिफिकेशंस। जी। मुझे मेरे मैनेजर का फोन आया कि आपने देखा इंटरव्यू रहमान सर का? तो मैंने कहा कि नहीं, क्या हुआ? कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा कोई इंटरव्यू होगा, तो भेजते हैं लोग आपस में, हम लोग म्यूजिशियंस शेयर जी, करते हैं। जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ही स्पोक अबाउट यू। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसे कुछ बोला था कि जो एंकर थी उन्होंने पूछा होगा कि आपके करंट फेवरेट्स कौन है, आप किनको सुन रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे अच्छा लगता है और शी इज माय फेवरेट टाइप। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर ऐसी ऐसी कुछ चीजें रहमान सर ने कर दी बीच बीच में कि लगा कि ये अनरियल है मेरे लिए। जी। अचानक एक दिन मैं देखती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे AR रहमान साहब का मैसेज पड़ा हुआ है, डियर प्रतिभा, सेंड मी योर नंबर और लेट मी नो इफ वी कैन टॉक अराउंड 7। क्या बात है। ऐसा। तो मतलब मेरे लिए बहुत शॉक था एक्चुअली। मतलब एक हैप्पी शॉक, अनरियल शॉक था जी, कि जी। रहमान सर, मैं पहले जाकर देख रही हूँ कि ये पक्का वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं, किसी फेक अकाउंट से तो नहीं आया। जी। देखा तो उनका ही अकाउंट था। फिर मेरे पास ऑलरेडी उनका नंबर था, तो मैंने उनको अपने नंबर से मैसेज किया, उनका तुरंत रिप्लाई आ गया। उस दिन काफी देर तक हमारी बात हुई। ये लॉकडाउन में 2 मार्च की बात है, नहीं 2 अप्रैल की बात है। तो उन्होंने बहुत देर तक बात की और बहुत सारी गजलें सुनी, सब अच्छा। चीजें पूछी मुझसे, कहाँ सीखा है, क्या करती हो। बोले मैंने तुमको 3 साल से मैं देख रहा हूँ और तुमने बहुत ग्रो किया है, किससे सीखा है, गजलें इतनी अच्छी कैसे गाती हो। और उनकी बड़ी बेटी है खतीजा, उनसे मुझे मिलवाया। फिर और एक श्रीनिवास जी हैं जो कि साउथ के बहुत बड़े सिंगर हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे फोन पे बात करवाई। ये सब फोन पर हो रहा ये है? सब स्काइप पे हो रहा है, अच्छा। फेस टाइम वीडियो पे हो रहा है। जी। मतलब ऐसा अनरियल था मेरे लिए कि रहमान सर से बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा लोगों को होता होगा कि रहमान सर से एक बार सपना। मिल लें या बात कर लें और वो देख अपने लें आप, उनको दूर हाँ, से, वही बहुत तो है। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत अनरियल था कि मेरे पास नंबर होते हुए भी मैंने उनको कभी मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैं कभी किसी को इरिटेट नहीं करना चाहती हूँ। कि जेन्युइनली अगर किसी को लगेगा तो वो बताएंगे ही। मैं किसी को वो नहीं करना चाहती हूँ कि वो मुझसे मेरा गाना बाद में सुने, मुझसे नाराज कभी ना हो कि उनको लगे यार ये गाती तो अच्छा लेकिन ये बहुत पकाती है। ये मुझे फीलिंग जिंदगी में कभी भी नहीं चाहिए। तो मैं पेशेंटली मतलब अपना काम करती रहती हूँ और पेशेंटली वेट करती हूँ। यानी कि मेरी प्रतिभा से लोग खुद समझे और हाँ, देख लें। तो ऐसे रहमान सर से बात हुई। फिर दुबई में अभी हम गए थे, तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मुझे पता है कि आप यहाँ दुबई में हैं, तो मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने अपने घर बुलाया, तो मैं और हस्बैंड दोनों गए। और फिर वहां से उन्होंने बोला तुम स्टूडियो आना चाहोगी? उन्होंने नया स्टूडियो बनाया एक दुबई में, फिरदौस स्टूडियो। तो वहाँ वो हमें अपने साथ ले गए, उन्होंने स्टूडियो दिखाया। बहुत देर तक बातें की और बहुत सहजता से बात की, जो कि AR रहमान थोड़े से लोग उनको इस तरह से भी जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सहज होकर मुझे पूरा वक्त दिया, बहुत अच्छे से बात की, बड़े इज्जत के साथ में स्टूडियो दिखाया, सब चीजें। तो ये सब लोगों को देखकर लगता है कि मतलब अब गाना हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन ये लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, यही मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। जी। किसी अवार्ड से कम नहीं है। चलिए, ये अनरियल है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बात है। और आपकी गायकी में इतना खो गया प्रतिभा जी कि अब AR रहमान जी के पूछने से ये हमें भी पूछना पड़ रहा है और याद आ रहा है कि पूछना चाहिए कि आपने किससे सीखा है।
और मैं देखिए अपने टॉपिक से भटक भी गई थी, लेकिन ये बताने के बाद में मैं उस पे टॉपिक पे लौटूंगी जी। क्योंकि ये मेरे साथ होता है। देखिए ये आप लोगों का हुनर है, मुझे सिर्फ गाना आता है, मुझे बात करना नहीं आता। मतलब इतना अच्छा बात कर रही हैं और श्रोताओं मतलब मैं क्या कहूँ ये मुझे ना हमेशा लगता है कि जो लोग अच्छी बात कर सकते हैं, हु कैन मेक सेंस व्हाइल टॉकिंग, मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि घर पे भी मैं इस बात के लिए प्रसिद्ध हूँ कि प्रतिभा से अगर बात करनी है एक टॉपिक के बारे में, तो तुम्हारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक, पहला वाला फिर बाद में वो आएंगी, वो इतनी जगह घूमकर फिर आएंगी क्योंकि मैं खो जाती हूँ बात करते हाँ, करते। अभी कई जगह पर ऐसा हुआ कि इस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ। हालांकि प्रतिभा जी भी जाएंगी कि नहीं जाएंगे और मुझे भी नहीं पता कि मैं भी जा पाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं याद है कहाँ कहाँ ये कहा गया है कि इस विषय पर हम बाद में आएंगे। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो डेफिनेटली घर पे शुरू हुई और उसके बाद में जो मैंने प्रॉपरली सीखना शुरू किया, मेरे पहले गुरुजी कैथोलिक थे। अच्छा। वो ग्वालियर घराना से थे और उनसे मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया रीवा में, सर रॉबर्ट जेम्स पसाना, और ही वाज फ्रॉम जबलपुर। मतलब जो बेसिक मेरा इंडियन क्लासिकल की शिक्षा मैंने उनसे ली। उसके बाद में मैंने कॉलेज में जब मैं गई तो मैंने डॉक्टर सुहासिनी साठे जी से मैंने सीखा काफी दिनों तक। और सीखने का तो ऐसा है कि जहां से भी मिल जाए, जो भी सीखने को मिल जाए, तो वहां हर जगह से सीखा है और अभी भी वो जारी है। यहाँ आने के बाद में, मुंबई आने के बाद में, मैं कुछ टाइम तक गौतम मुखर्जी जी के पास में जाती थी और फिर उसके बाद में हरि जी जब भी रियाज करते हैं तो अभी प्यार करते हैं तो कभी बुला लेते हैं कि चलो तुम लोग आ जाओ, जब भी रियाज कर रहा हूँ, आज मेरा रियाज करने का मन है, आ जाओ तुम लोग। तो हम जाकर उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं जी। तो इस तरह से। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा मैंने सुन कर सीखा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडियन क्लासिकल सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। गजल की तो मैंने कभी भी तालीम नहीं ली, लेकिन मुगले आजम और उमराव जान की वजह से मेरी उर्दू थोड़ी बेहतर हो गई है, और क्योंकि वहाँ पर उर्दू टीचर भी थे। हाँ, और वो पेंसिल फंसा के बोलना पड़ता था। हाँ, तो उस चक्कर में मेरी उर्दू थोड़ी ठीक हो गई, और क्योंकि गजलें हमेशा से गाती थी। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सूफी स्कोर दैट आई वाज मेंशनिंग, कि सूफी स्कोर के साथ में पहली एल्बम मेरी जो आई थी, हमारी एल्बम रादर आई वुड से, दीपक पंडित जी के म्यूजिक डायरेक्शन में, उसमें 2 ठुमरीज थी और 4 गजलें थी, जिसमें दीपक जी ने रिक्वेस्ट किया गुलजार साहब को, तो उन्होंने 6 के 6 उन्होंने लिखे। हर गजल और हर ठुमरी को उन्होंने रिसाइट भी किया है। एल्बम का नाम था बोले नैना साइलेंसेस स्पीक। तो ये सूफी स्कोर के थ्रू एक ऐसा हमारा काम बाहर आया। एक जो टाइटल ट्रैक है उसमें जाकिर सर ने भी प्ले किया। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू गेट दीज माइस्ट्रोज ब्लेसिंग्स, कि उनके साथ में काम करने का तो पता नहीं मेरा कब कद हो पाएगा या मैं कब उतनी अपने आप को लायक समझ पाऊंगी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में, और सूफी स्कोर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, गजल्स, ठुमरीज या इंडियन या एशियन म्यूजिक अगर आप बात करें तो अपार्ट फ्रॉम विविध भारती, क्योंकि विविध भारती को तो कोई मैच कर नहीं सकता है, लेकिन सूफी स्कोर इज रेजिंग दीज डेज, क्योंकि आपको भी पता है कि लोगों को ज्यादा पैसे वहीं लगाने होते हैं या ज्यादा एफर्ट वहीं लगानी होती है जहां थोड़ा श्योरिटी हो कि हमारा अपना वो प्रॉफिट निकाल लेंगे। हाँ, बाजार के हिसाब से हाँ, बाजार के हिसाब से काम करते हैं। पर सूफी स्कोर एक ऐसी जगह है जहां पर वो लोग सेल्फलेसली, टायरलेसली हमेशा पीछे डटे रहते हैं, अच्छे म्यूजिक के पीछे आपको फुल लिबर्टी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा काम, चाहे वो गजलें हो, चाहे वो ठुमरीज हो, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो, फ्यूजन हो, सब चीजें वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज ऑल्सो। हाँ, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो वो संगीतकार चाहिए होते हैं। जी, बहुत बढ़िया उनका काम। बातें वैसे तो जितनी भी की जाए कम है आपसे, बहुत ही रोचक है, लेकिन श्रोताओं को ये गीत पहले सुनवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी आपने जिक्र किया कि आपने गिरिजा देवी जी की ठुमरी उस समय जैम स्टूडियो में जी। की थी। पहले तो जैम स्टूडियो बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता होगा, वो बता दें। जैम स्टूडियो जैसे मतलब नॉर्मल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज जो होते हैं जी उसी में जैमिंग करते हैं हम। जैम मतलब हमारा एक ये कह लीजिए एक स्लैंग है जो कि एक हम गा रहे होते हैं आपस में, जिसको हम महफिल कहते हैं जी। हमारे भाषा में। तो महफिल को हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जैम कहते हैं कि वी जी। आर जैमिंग टुगेदर, जी कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वी आर जैमिंग टुगेदर। बिल्कुल, क्योंकि अब वैसे घर नहीं है और इस तरीके के जब स्टूडियो बना दिए जाते स्टूडियोज हैं में, हाँ जहाँ सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, संगीत प्रेमी हाँ, या किसी भी तरह के, तो और वो एक वहाँ अलग पर तरह की हाँ, महफिल का नाम सजा जैमिंग लें। है। हाँ जी जी। जी। तो वहां पर हम ऐसे ही बैठकर और तो सुन लें। एब्सोल्युटली फिल्म में भी ये है, जी तो आपको उसमें भी ये सुनने को मिलेगा। मोरा सैया बुलावे आधी रात, मोरा सैया सैया मोरा सैया बुलावे आधी रात, नदिया बैरी भई बैरी भई, सुन रे मना सुन रे मला, हूँ तेरी चेरी, सुन रे मना हूँ तेरी चेरी, काहे सतावे आधी रात, नदिया बैरी भई बैरी भई। पारंपरिक ठुमरी की और भी बहुत सारी हैं, जैसे चैती बहुत, भी है जैसे, चैती। तो अभी ठुमरी हमने बहुत सारी सुनी। मुझे चैती- बहुत पसंद है चैती। एग्जैक्टली इफ आई से आई डोंट नो इफ इट इज एग्जैक्टली चैती, बट मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको जरूर सुनाती हूँ। बरसन लागी बदरिया सखी मोरे सजना नाए, बरसन लागी बदरिया सखी मोरे सजना नाए, बरसन लागी बदरिया सखी मोरे सजना नाए, जित देखो तू ही देखे, जित देखो तू ही देखे, ना देखो तो दिन रहना रेते, नैनन के खेल में हारा सखी मोरे सजना नाए, बरसन लागी बदरिया सखी मोरे सजना नाए। वाह। चलिए, ये जो फिल्म का सफर है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपकी गजल सुनेंगे। जैसे कहते हैं ना कि गायकी के लिए खास तौर से कहा जाता है कि उनकी गायकी ऐसी जैसे पानी की तरह तरल, और जब A.R. रहमान साहब ने आपके लिए ऐसे कहा है तो गजल हम सुनेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा और आपकी इसकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। फिल्म का शुरुआत हुआ मेरा ये जो समय था 2013 में, और ये मेरा पहला गाना था जो कि उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में गाया था। उसके बाद में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में मैंने गाया, उसके बाद में मैंने बाजार एक फिल्म आई थी उसमें गाया, फिर सांड की आंख एक फिल्म आई थी उसमें गाया, फिर मणिकर्णिका में गाया, फिर बेल बॉटम, भुज और शोरगुल, वाह ताज
वाह, मुझे खुद याद करके अच्छा लग रहा है कि काफी सारी हो गई। काफी कर लिया। काफी सारी मूवीज हो गई हैं। तो इस तरह से काफी सारी फिल्मों में गाने का मौका मिला, अलग अलग लोगों के सानिध्य में गाने का मौका मिला, जी क्योंकि हर म्यूजिक कंपोजर की अपनी एक सोच होती है। बिल्कुल। तो आई ऑलवेज फील कि आप अगर हर किसी के दिमाग को पढ़ के गा सकते हैं तो बहुत कमाल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी, ये अपने तो आप में हुनर है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ही ज्यादा लोगों के लिए आप गाएं उतना ही आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता रहता है। जी तो मेरे साथ भी काफी हद तक हुआ है। मुझे ना बहुत पुराने गाने तो बहुत पसंद ही हैं, लेकिन एक कंपोजर है जिनके लिए मैंने बॉलीवुड डायरीज में गाया था, और फिर भुज अभी एक फिल्म आई थी उसमें मैंने गाया था। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस गाने में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, क्योंकि फिल्म भी कुछ ज्यादा खास हिट नहीं हुई। जी इस वजह से म्यूजिक भी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। बट वो गाना मुझे बेहद पसंद है। गाने का नाम है इश्क मेरा, और इसके कंपोजर हैं विपिन पटवा, जी। और बहुत खूबसूरत गाना है। तो सुनते हैं ये गीत। इश्क मेरा तेरी ओर ले जाए, इश्क मेरा तेरी ओर ले जाए। हो जागी लो जागी तेरे लिए, दिल में ऐसे जैसे जलता दिया और बाती। हो जागी लो जागी तेरे लिए, दिल में ऐसे जैसे जलता दिया और बाती। दोस्तों, हम आज सरगम के सितारे में बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में जो आपने गाया था वो गीत, वो एक शादी का गाना था, जी और उसमें मालिनी अवस्थी जी ने भी गाया था। उसमें मेरे एक दोस्त है दिव्या कुमार ने भी गाया था। बहुत ही फन सॉन्ग है, पता नहीं यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा अभी इस वक्त। जब भी नचे तू हो राते देंगड़ देंगड़ होए, ओ राते देंगड़ देंगड़ होए। जब भी नचे तू, जब भी नचे तू हो राते देंगड़ देंगड़ होए, ओ राते देंगड़ देंगड़ होए। मुर्गा पहले आया के अंडा, छोड़ दिमागी बातें प्यारे। अरे मुर्गा पहले आया के अंडा, अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे। मुर्गी रात भर रोए, मुर्गी रात भर न सोए। मुर्गा है का दीवाना, अंडा है मैं नहीं आना। और जब भी नचे तू,
को छोड़ो सीधी मेहंदी लगती पीली, लेने मुझको आए दादा पहन के निकल ढीली। 9 साल की थी मैं जब मैं उनकी बनी लुगाई, रोते रोते नाक से कोड़े हुई मेरी पिटाई। मैं ता रात भर रोई, मैं ता रात भर न सोई, दादाजी होले होले मेरे कानों में ये बोले। जब भी नचे तू, जब भी नचे तू, राती देंगड़ देंगड़ होए, राती देंगड़ देंगड़ होए, कदम की देंगड़ देंगड़ होए। ले फिर गौर से आज जरा तो सुन ले राम कहानी। कॉलेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक, देखो मुझे पापा ने तेरे कहा ओ सुन ले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी। इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो। ओए नाना के घर पे मैं तेरे टपक पड़ा फिर जाके, बातें मेरी एक न मानी फिर देखा पिटवा के। ओए आखिर बेटी हाथ में दे दी दुल्हन मेरी बना के, आए हाय दुल्हन मेरी बना के। फिर देंगर 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 बाद में देंगड़ देंगड़ होए, राती देंगड़ देंगड़ होए। जब भी नचे तू, राती देंगड़ देंगड़ होए, राती देंगड़ देंगड़ होए। गाने मारे लाख जमाना, प्यार था मेरा सच्चा, रब ने ही वो डोर खींचिया, निकला पर वो कच्चा, निकला पर वो कच्चा। ओए रब दी बातें रब ही जाने, मैं जानू बस इतना, जो होया वो भूल जा सोनी, आगे सब है चंगा। अब जल्दी से खुल के हंस दे नहीं तो होगा पंगा। चल हंस भी दे अब तू। जब भी नचे तू, राती देंगड़ देंगड़ होए, राती देंगड़ देंगड़ होए। जब भी नचे तू, जब भी नचे तू, राती देंगड़ देंगड़ होए, राती देंगड़ देंगड़ होए, कदम की देंगड़ देंगड़ होए। कितना कंफर्टेबल रही इसको गाने में आप? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी अच्छा। भी तरह का गाना गाना। मैं वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखती थी, अच्छा, तो मुझे किसी भी तरह का गाना अच्छा लगता है गाने के लिए। गाना होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए बस। क्या बात है। तो हाँ। वेस्टर्न क्लासिकल हम सुनना जरूर चाहेंगे वाह, थोड़ा सा। मैं एक गाना सुना देती हूँ आपको वेस्टर्न क्लासिकल। अभी ऐसे तो क्या ही सुनाऊंगी, थोड़ा सा। एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जी। विटनी ह्यूस्टन का गाना है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। विटनी ह्यूस्टन और सिलीन डियोन मुझे बेहद पसंद है। ये गाना है सेविंग ऑल माई लव फॉर यू। A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I've tried to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. You, my darling, you. इतनी प्रतिभा संपन्न प्रतिभा जी। हाँ, एक का मैं नाम बताना भूल गई थी, जो जी। कि बहुत पॉपुलर हुआ है। हम्म, उस गाने को बहुत रिकॉग्निशन मिली है, जैसे आपने मणिकर्णिका के बारे में बताया था। बंदिश बैंडिट्स एक सीरीज आई जी। थी, और उस पे फिर से पूरी मैंने इसी ठुमरी और जी, इसी पर आधारित क्लासिकल पर ही आधारित। एब्सोल्युटली एक म्यूजिकल सीरीज थी ये, जी। जिसमें शंकरजान लॉय का म्यूजिक था, और उसमें फिर से मुझे दोबारा उनके लिए गाने का मौका मिला। उसमें एक गाना छेड़खानियां, जो कि जी। मैंने और शिवम ने गाया। शिवम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो उम्र में बहुत छोटा है मुझसे, लेकिन बहुत प्यार करता है मुझे, और हमेशा से हम दोनों साथ में गाते थे, लेकिन कोई ऑफिशियल गाना नहीं था। तो ये जब गाना हुआ तो हम दोनों बहुत खुश हो गए कि शिवम, फाइनली वी हैव अ सॉन्ग टुगेदर ऑफिशियली। प्रतिभा जी मतलब खुद इतनी छोटी लगती हैं, जब ये कहती हैं कि वो हमसे बहुत छोटा है तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन अब देखिए, हम तो 20s में रहे नहीं। अब इससे अंदाजा सबको लग ही जाएगा कि हमारी उम्र क्या होगी, और वो अभी 20s में जस्ट एंटर हुए हैं, तो फासला काफी ज्यादा है, जी। काफी छोटे हैं।
लेकिन जी। बहुत अच्छा गाते हैं शिवम। महादेवन शंकर जी के छोटे बेटे हैं। जी, तो ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा जरूर। क्योंकि फन सॉन्ग है। हम्म, सामने तू है ना, विस्फोट सदे में हुआ रे प्यार के ओशन में, एक बोट सा तैर गया रे। सामने तू है ना, विस्फोट सदे में हुआ रे प्यार के ओशन में, एक बोट सा तैर गया रे। धक धक करके साउंड जो आया, बक बक करके तुझको पटाया, जरा घबरा के जरा शर्मा के मैं भी प्यार से करती रही। छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। बहुत बढ़िया। बेल बॉटम फिल्म का जो गाना है आपका, जी, बेल बॉटम का वो जो गाना, उसकी एक बहुत ही छोटी सी बड़ी प्यारी स्टोरी है। जी, 2 साल पहले जो इसके कंपोजर हैं शांतनु दत्ता, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बहुत करीबन 10-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जी, तो उन्होंने एक दिन अचानक फोन करके, प्रतिभा एक गाना गाना है, गाओगी क्या? मैंने कहा बिल्कुल, गाने के लिए तो मुंबई आए हैं, कैसी बात, तुम पूछ क्यों रहे हो ये और कि आप तो रीवा में रहती, हाँ। रीवा में रहती तो भी गाती। तो भी गाते हैं हम, जी। गाना है हमें चाहे हम जहाँ भी रहें। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स बताओ क्या गाना है, कब आना है। जी, मैंने जाके रिकॉर्ड कर दिया और वो किसी और फिल्म के लिए था तब, अच्छा, और वो फाइनल हो गया था उस फिल्म के लिए। लेकिन फिर गाना फाइनल हो गया और अक्षय कुमार जी को बहुत पसंद आ गया था वो गाना, और उन्हीं के प्रोडक्शन की वो दूसरी फिल्म थी जिसके लिए ये गाना पहले फाइनल बनाया हुआ गया। था। ये हुआ कि अक्षय कुमार को इतना पसंद आ गया तो अक्षय कुमार जी ने उसको अपने फिल्म के लिए रख लिया, और वो फिल्म को वक्त था तो हमें लगता है कि यार गाना जब फाइनल हो गया था तो आ जाना चाहिए था, अभी बहुत टाइम लगेगा, कब आएगा पता नहीं। उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी तो गाना तो दे ही दिया तो वी कांट टेक इट बैक। तो हमने वेट किया और फिर उसके बाद में 2 साल बाद में हमें पता चला कि अभी चलो फाइनल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अभी बेल बॉटम एक फिल्म है जो कि आने वाली है अक्षय कुमार की, और उसमें ये गाना रहेगा, बानी कपूर। तो उनकी शादी के टाइम का ये एक गाना था जो कि सीमा जी ने लिखा है। दिस इज हाउ इट गोज। करे बागवानी माली होए, ले गया फूल मुर्शिद कोई, उंगली विच छल्ला इंच पाके, क्यों प्रीत पराई होए, मिट्टी वर्गी गुड़िया साडी, सोने वर्गा दूल्हा, कदी खेली साडे वेले, हुण वेखे चौका चूल्हा, जग सारा मिट्टी गारा, हर्फ हर्फ इश्क़ दा है खुदा, खैर मंग दे, लख दे बधाइयां, खैर मंग दे, लख दे बधाइयां, खैर मंग दे। बहुत विविधता है आपकी गायकी में। थैंक यू। और बहुत तरीके के आपने गाने गाए है ना। सबसे ज्यादा दिल के नजदीक अभी तक तो बात में समझ में आता है कि ठुमरी है, हाँ। लेकिन अगर हम ठुमरी को थोड़ा सा किनारे कर दें और गजल को भी थोड़ा सा किनारे कर दें, फिर क्या पसंद आता है प्रतिभा को? फिर मुझे कहिए ना कि मैं शायद गलत ईरा में पैदा हो गई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कितने साल पहले पैदा होना चाहिए था? शायद मुझे ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे पैदा होना चाहिए था। मेरी आज भी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेखा जी हैं, वहीदा रहमान हैं, और मुझे वो पाकीज़ा के टाइम के गाने सब ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो गुरुदत्त साहब की जो फिल्में, तो मैं हमेशा मुझे प्यासा, एब्सोल्युटली कागज के फूल, ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा फेवरेट एरिया पूछा जाए तो ऐसे तो म्यूजिक मुझे सभी अच्छा लगता है,
बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, ट्रिकी है कि एक म्यूजिशियन को लगता है ना, अगर सोचिए ना छोटे बच्चे को एक आप काफी सारी वैरायटीज दे दे जो उसे सब पसंद है तो वो क्या चुनेगा। तो मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं क्या चुनूं और क्या छोड़ दूं। तो बेसिकली म्यूजिक में सब चीजें ही सब पसंद है, लेकिन अगर कोई ठहराव वाला म्यूजिक होता है तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। ये हाँ। बात अलग है कि मुझे डांस करना आता नहीं है ज्यादा। नहीं, बहन को आता है तो आता ही होगा ना थोड़ा थोड़ा। अब बहन तो बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन अब मैं थोड़ा सीख सीख कर, क्योंकि मुगले आजम और उमराव जान की वजह से थोड़ा मैंने सीखा कथक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इच्छा भी है कि मैं सीखूं और कथक, क्योंकि मैं फैसिनेटेड हूँ इस डांस फॉर्म को लेकर कि इतना मतलब आप देखकर ऑ हो जाते हैं कि वाह क्या है ये, मैजिकल है। तो लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, उतना तपस्या पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, कथक प्रतिभा के जी कर लिए लेंगी। जिस तरह से आपका जज्बा है काम के प्रति और जो कर्मठता है आपकी, उससे लगता है कि आप जो तय कर लेंगी उसे हासिल करके रहेंगी, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी, आपने कहा कि काफी पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट के समय में पैदा होना चाहिए था। बिल्कुल। हालांकि आपने पहले भी बताया कि आपने फिल्मी गाने बहुत कम सुने थे जब आप पहली बार गई थी इंदौर भी। फिर भी अभी आपको क्या लगता है कि अगर आपको अभी सुनना हो कोई पुराना गाना फिल्मी, तो कौन सा सुनना पसंद करेंगी? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है वो गाना है चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते जो कही गई है मुझसे, जो कही गई है मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते चलते
ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते, तेरे राह चलते चलते। दोस्तों, हम आज सरगम के सितारे में बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ, और इनकी प्रतिभा हम बराबर देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, और भी बाकी जो प्रतिभाएं हैं इनकी, उनसे भी हम रूबरू हो रहे हैं, तो इनसे बातचीत हम जारी रखते हैं। गजल तो बाकी रह गई, गजल गाते हैं, बताइए कौन सी गानी? आपकी पसंदीदा। फिल्मी गजल गा देती हूँ। जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे
दोस्तों, हम आज सरगम के सितारे में बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ। फिर क्या पसंद आता है प्रतिभा को? एक फिल्म आई थी रावण जी, जिसमें एक बहुत खूबसूरत गाना था, विशाल शेखर जी का म्यूजिक था और नंदिनी श्रीकर जी ने गाया। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। गाना है भरे नैना। क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों, कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियूं तो कैसे मैं जियूं। बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुनी नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना। सुनी नहीं कहना
जी को मनाया खोजे अजहूं तोरी राह उन बिन उन्हें मैं पाऊं उन बिन उन्हें मैं गरबा लगाऊं उन बिन उन्हें मैं पूरा जी लगे हाय नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना नैना सुनना ही कहना भरे मोरे नैना नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना नैना सुनना ही कहना भरे मोरे नैना नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना नैना सुनना ही कहना भरे मोरे नैना बहे नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना मोरे नैना सुने ना ही कहना बहे मोरे नैना जितनी विलक्षण आप प्रतिभा की धनी हैं उतनी ही आपकी पसंद भी बड़ी विलक्षण है, बड़ी Thank you. अद्भुत है और Thank बहुत you. निराली है। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें Thank you, उम्मीद रीना है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि विविध भारती में आई हूँ तो आज का मेरा दिन सफल हो गया है और दिन क्या इतने साल सफल हो गए हैं क्योंकि जी। विविध भारती हम लोगों के लिए बहुत प्रेस्टिजियस हमेशा से रहा है। जी। तो इसका दर्जा बहुत ऊपर है हमारे लिए। जी। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट रियली फील्स लाइक एन ऑनर। सारे श्रोताओं की ओर से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे।